हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। नमस्कार दोस्तों, हम आज से एनसीईआरटी पढ़ने की सीरीज़ शुरू करते हैं। एनसीईआरटी जो भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का बेस होती है, हमने जिससे भी सुना है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि हमें ये टेस्ट क्लियर करना है, वो टेस्ट क्लियर करना है। हमें किसी भी टेस्ट को क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी बहुत ही मस्ट होती हैं। एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। हाँ बच्चों, देखो, बचपन में जब हम लोगों को भी पढ़ाया जाता था तो यूँ लगता था कि ये इतनी ज़रूरी नहीं है। टीचर्स ने हमें कभी भी क्लास में इसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं समझाई, और आपको भी और हमारे को भी सबको यूँ ही लगता है कि ये तो एक बस फॉर्मेलिटी के तौर पे होती हैं, बस पढ़ते जाओ, रीडिंग लगा के रख दो। लेकिन जहाँ हमने भूल की, हम सोचते हैं कि आप सब ऐसी भूल ना करें, ऐसी गलती ना करें, क्योंकि ये अगर हमने बुक्स ध्यान से पढ़ ली तो हमें आगे कंपटीशन टेस्ट की तैयारी करने की ज़रूरत ही नहीं होती। अगर आप अभी से उस चीज़ पे काम करेंगे तो आपको भी आगे जाके पछताना नहीं पड़ेगा। और एनसीईआरटी को बहुत ही ध्यान से और इतने अच्छे से एक बार पढ़ लोगे तो आपकी बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन हो जाएगी। देखो, 9th और 10th क्लास में एनसीईआरटी क्यों पढ़ाई जाती है? क्योंकि 9th और 10th क्लास का बच्चा इतना मैच्योर हो जाता है कि वो अपने देश के साथ साथ दूसरे देशों के बारे में भी कुछ जाने। जब हमारे देश में ऐसा चल रहा था, हमारे देश में क्रांतियाँ हो रही थी, हमारे देश में जब एक आंदोलन, मूवमेंट और ये रिवोल्ट वगैरह का दौर चल रहा था, तो उस समय, उस टाइम पे दूसरे देशों में क्या चल रहा था? जब दूसरे देशों में आंदोलन और ये क्रांतियाँ शुरू हो गई थी तो हमारा देश कहाँ था? हम कितना पीछे थे उनसे। और इस कंपैरिजन को समझने के लिए 9th और 10th क्लास के बच्चे का इतना माइंड डेवलप हो सकता है, इतना डेवलप हो चुका होता है कि वो इन चीज़ों में कंपैरिजन करके अपनी समझ को अच्छी बना ले। तो आज हम फ्रांसीसी क्रांति से शुरू करते हैं। देखो बच्चों, ये एनसीईआरटी की 9th क्लास की बुक है, मैं आपको दिखा देती हूँ, और इसको हम रीड करेंगे, इसको अच्छे से समझते हुए चलेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को, कि फ्रांस में जब क्रांति हुई तो वो क्यों हुई और कहाँ से शुरू हुई और किसने इसमें पहल की। फ्रांस की क्रांति, कोई भी क्रांति जब शुरू होती है तो उसके लिए एक सिंपल कोई एक ही कारण नहीं होता, या एक ही रीज़न या एक ही बात से वो शुरू नहीं हो जाती। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस छुपे होते हैं, उसके पीछे बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं कि जब इंसान बहुत उस चीज़ से ऊब जाता है तब वो क्रांति करता है। किसी भी देश की क्रांति उस देश की जनता की मनोदशा तथा स्थिति में निहित है। फ्रांस की क्रांति भी इससे अलग नहीं थी। फ्रांसीसी क्रांति ने संपूर्ण विश्व की राजनीति पर प्रभाव डाला। ये क्रांति जो स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व के नारे के साथ प्रारंभ हुई थी, उसके कैलेंडर में सभी प्राचीन रूढ़िवादियां और शासन व्यवस्था के लिए संकट खड़ा कर दिया था। यद्यपि फ्रांस संपूर्ण यूरोप में एक प्रगतिशील समाज के तौर पर पहचान स्थापित कर चुका था, परंतु यहाँ आंतरिक, सामाजिक, आर्थिक असामान्य ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो गई थी, इसलिए उसने क्रांति को संभव बना दिया। असामान्यता के कुछ लोग थे जो बहुत ही अपर लेवल में थे, कुछ लोग थे जो बहुत लोअर लेवल में थे। उनको टैक्स भी देना पड़ता था और अपना घर भी चलाना पड़ता था। उनके पास इतनी इनकम भी नहीं थी, उनके पास इतने सोर्स भी नहीं थे। कुछ थे जो बहुत ही अपर लेवल में थे, क्लर्जी, नोबिलिटी, जिनको टैक्स भी नहीं देना होता था, वो एक अपना रॉयल लाइफ स्पेंड करते थे। यही सब कारण, इतना डिफरेंस, इन्हीं कारणों से कुछ समाज में, कुछ राजनीति में, कुछ इकोनॉमी में ये चेंज आते गए। तो उस चीज़ों से एक जो कॉमन मैन था वो बहुत ऊब चुका था। तो ये जैसा आप देख पा रहे हैं, इसमें एक फ़ोटो है, ये बास्तील जेल का है। मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। ये बास्तील जेल का फ़ोटो है और इसको
ध्वंस करने से, इसको खत्म करने से, इसको तोड़ देने से ही क्रांति की शुरुआत होती थी। बास्तील ध्वंस के बाद चित्रकारों ने इस घटना की याद में कई चित्र बनाए। हाँ, तो हम शुरू करते हैं कि 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। लगभग 7,000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्रित हुए और उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय किया। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए हैं तथा सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तील किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। लेकिन वो सिर्फ संभावना थी। ऐसा लोगों को लगा कि बास्तील जेल में बहुत सारे हथियार होंगे और गोला बारूद होंगे जिनको हम अपने पास कब्जे में ले लेंगे और फिर हम राजा के खिलाफ क्रांति का आह्वान करेंगे और क्रांति की शुरुआत करेंगे। क्योंकि किसी भी क्रांति को करने से पहले कुछ पैसा, कुछ हथियार हमारे पास होना चाहिए, तभी तो हम क्रांति कर सकते हैं। ऐसा सोचकर, ऐसी संभावना के साथ उन्होंने, फ्रांस की जनता ने इस किले को तोड़ दिया, बास्तील की जेल को तोड़ दिया। अब आगे बढ़ते हैं। किले की जेल को तोड़ा जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तील का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी। बास्तील की जेल में सिर्फ 7 ही कैदी थे जिसको छुड़ाने के लिए आए थे, लेकिन उनको ऐसा नहीं पता था कि इसमें यहाँ सिर्फ 7 ही कैदी थे। ये तो सिर्फ उस जेल को एक, मतलब जो राजशाही निरंकुशता होती है उसको तोड़ने के लिए, मतलब उनके डर को, उनके जो इस जेल के लिए पूरी जनता में एक जो दहशत फैली हुई थी उसको मिटाने के लिए ये कदम उन्होंने उठाया था कि हम इसको तोड़ देते हैं, इस निरंकुश राजा के डर को, इसके खौफ को ख़त्म कर देते हैं। और जनता से हुआ भी ऐसा ही। जब उनमें ये जेल टूटने के बाद इतना कॉन्फिडेंस आया, इतनी मतलब उनकी हिम्मत बढ़ गई कि जब हम इस जेल को तोड़ सकते हैं और यहाँ से हम अपने कैदियों को छुड़ा सकते हैं। सिर्फ 7 ही कैदी मिले थे वहाँ पे, ज़्यादा नहीं मिले थे, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। फिर उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया। किसी भी काम को जब तक हम नहीं करते, जब तक कोई कदम नहीं उठाते, जब तक हम उसके बारे में सोचते नहीं हैं, तब तक कोई शुरुआत नहीं होती है दोस्तों। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तील किला लोगों की घृणा का केंद्र था। देखो इसमें बोला गया है ना ऐसे कि लोगों की घृणा का केंद्र था। वो सोचते थे कि ये राजा है, ये इतना इस जेल में कैदियों को भर के रखता है, या जो भी कुछ है इसमें उनके लिए इतना डर और इतनी घृणा भरी हुई थी। लेकिन जब वो जेल टूट गई, जब उन किले पर उन्होंने फतेह कर ली, तो उनकी घृणा और वो उनका डर भी टूट गया। इसलिए किले को ढहा दिया गया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे। जब इस जेल को तोड़ा गया तो इसके पत्थरों को, इसकी ईंटों को, इसके अवशेषों को बेचा गया दोस्तों बाजार में। तो उनको लोगों ने खरीदा भी, एक निशानी के तौर पर, एक स्मृति चिन्ह के तौर पर वो उसको संजोना चाहते थे, अपने पास रखना चाहते थे। और लोगों ने उनको अच्छे से पूरा उसमें बाजार में जाके खरीदा और अपने पास संभाल के रखा। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक ऐसे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिसकी परिणति पेरिस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ? देखो बच्चों, जो फ्रांस की रानी थी, मतलब पेरिस के जो सम्राट थे, उनकी पत्नी थी, तो जब वो एक बार कहीं से गुजर रही थी तो फ्रांस की जनता भूखी मर रही थी इतने दिनों से, मतलब उन्होंने रोटी नहीं खाई थी। तो वो उसके पीछे दौड़ पड़ी, उसके सवारी के। उनको लगा कि जैसे हमारे सम्राट हैं, हमारी महारानी हैं, तो ये हमारे लिए कुछ तो करेंगे जब हम इतने भूखे मर रहे हैं।
तो हमारे लिए कुछ तो एफर्ट्स करेंगे, पर उनके अंदर कोई दया भाव या कोई उनसे लगाव ही नहीं था, और वो ना ही ग्राउंड लेवल से मतलब समझ ही नहीं सकते थे वो उनकी सिचुएशन को, उनके साथ क्या बीत रही है, क्या हो रहा है, तो वो उनकी कैसे मदद करते। इंसान उसी चीज़ के लिए, उसी सिचुएशंस के लिए एफर्ट्स लगाता है जिससे वो खुद गुजरा हो, जो उन्होंने महसूस की हो। तो जब चाहे फ्रांस का खजाना खाली हो चुका था या कुछ भी हो चुका था, उन्हें तो अपने लग्जरी लाइफ मिल ही रही थी। वो आम जनता की स्थिति के बारे में क्या जाने कि वो भूखे मर रहे हैं या उनको रोटी मिल रही है या नहीं मिल रही है। जब वो उसके पीछे दौड़े तो फ्रांस में बच्चों रोटी के लिए, रोटी पाव को ही बोलते हैं, पाव। जब उन्होंने उससे जाके पाव रोटी मांगी तो उन्होंने कहा कि हमें पाव रोटी दे दो, हमें भूख लगी है, हमें खाना खाना है। तो फ्रांस की महारानी को लगा कि इनको पाव रोटी खानी है, तो उनके पास पाव रोटी नहीं है, तो वो अपने नौकर से बोली कि क्या मांग रहे हैं ये। उन्होंने कहा कि महारानी ये हमारे से ना आपसे पाव रोटी मांग रहे हैं, उनके पास पाव रोटी नहीं है खाने के लिए, रोटी मांग रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि रोटी नहीं है तो ब्रेड खा ले। उनको लगा कि जैसे उनके पास रोटी नहीं है और आज उनका ब्रेड खाने का मन है। तो उनको इतना भी समझ नहीं थी अपने देश में कौन जनता भूखी मर रही है, किसके पास क्या है क्या नहीं है। वो जनता से बिल्कुल जुड़े हुए नहीं थे, उनसे बिल्कुल कटे हुए थे। उनसे सब कुछ निचोड़ निचोड़ के ले तो रहे थे, उनसे काम तो करवा रहे थे, उनसे मेहनत तो करवा रहे थे, लेकिन उनके लाइफ को इजी बनाने के लिए कोई भी एफर्ट्स नहीं लगा रहे थे। तो जैसे हम कभी कभी सोचते हैं कि आज रोटी खाने का मन नहीं है, आज कुछ नया बनाते हैं, आज कुछ अलग खाते हैं, तो उनको यूं ही लग रहा था कि आज इनका पाव रोटी खाने का मन है, तो उनके पास वो नहीं मिल रही है, तो रोटी नहीं मिल रही है तो क्या हुआ, ब्रेड खा ले, ब्रेड नहीं मिल रहा है तो क्या हुआ, केक खा ले। तो ऐसा ही ये किस्सा है कि वो फ्रांस की महारानी उनसे बिल्कुल भी मतलब अटैच नहीं थी, उनकी सिचुएशन से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करती थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो मैं आपको ये फ़ोटो दिखा देती हूँ। एक फ़ोटो है और इसमें ये जो नोबेल मैन है, ये बहुत कुलीन वर्ग का जो नोबेलिटी स्टेट का आदमी है, ये बैठा हुआ है। और एक ये इसके सामने आपको देख पा रहे हो तो फोटो में, ये थर्ड स्टेट का है, छोटा बहुत ही गरीब किसान, भूमिहीन किसान है। ये अपनी तरफ से जो भी इसके पास था उस सबको लेके आया है। इसकी बास्केट है, आप देख पा रहे होंगे, बास्केट में फल भरे हुए हैं, ये अनाज लेके आया है। और इसके हाथ में एक पोटली है जिसको आप देख पा रहे हो, पोटली में ये कुछ पैसे भी लाया है। और इस इंसान का जो ये नोबिलिटी मैन है, नोबेल मैन का इतना भी, इसके फेस की तरफ देखो आप, इतना भी ये मतलब ज़रूरत नहीं समझता कि वो एक बार नज़र उठा के उसकी तरफ देख भी ले, देखना भर नहीं चाहता। देखो बुक वाले ने भी इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कुलीन व्यक्ति मकड़ा है और किसान मक्खी है। ये ऊपर एक मकड़े का जाल भी आपको शो किया गया, अगर आप देख पा रहे हो तो दोस्तों। ये जो कुलीन है, ये नोबेल मैन है, ये एक मकड़े के जाल की तरह है। और ये जो अपना ये किसान है, ये इतना बेचारा गरीब और दबा कुचला दिखाई दे रहा है। इसके कपड़े देखो, इसकी सिचुएशन देखो, ये पूरा झुक के खड़ा है इसके सामने और अपना जो भी कुछ था वो सब कुछ इसके लिए लेके आया है उसमें से। फिर भी उस इंसान की आंखों में 1% इतनी शर्म तक भी नहीं, इतना भी वो उसमें उसकी तरफ देख तक भी नहीं रहा है। उसके कपड़े देखो, पहनने का स्टाइल, बैठने का स्टाइल, उसके जो पेरिस है, हमारी एक फैशन की नगरी कहा जाता है फ्रांस, पेरिस, तो उनके कपड़े और रहन सहन का तरीका देखो, वो ऐसे बैठा है। उसके लिए दूसरा इंसान इतनी मेहनत कर रहा है, अपनी मेहनत से उसको देने भी आया है अपना सामान जो उसके पास था, फिर भी उसके लिए उसके मन में कोई दया भाव, कोई प्यार नहीं है। बेचारा गरीब अनाज, कल, फल, पैसा, सलाद सब कुछ लाता है। मोटू जमींदार सब कुछ स्वीकार करने को तैयार बैठा है, पर वह उसको एक नज़र देखता तक नहीं। बताएं कि चित्रकार ने कुलीन व्यक्ति को मकड़े और किसान को मक्खी के रूप में क्यों चित्रित किया है। ये हमारी एनसीईआरटी में ऐसी एक एक्टिविटीज़ दी जाती हैं साइड में, कि टीचर्स बच्चे को समझाएं कि इस फोटो की क्या
क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों वो उसको मकड़े का जाल और उसको मक्खी की तरह दिखाता है। क्योंकि जैसे एक मकड़े के जाल में मक्खी फंस जाती है और वो निकल नहीं पाती है, कितना भी वो झटपटाती रहे और उससे बाहर नहीं निकल पाती, उसी तरह से ये नोबेल मैन भी इस गरीब इंसान को ऐसे ही अपनी मकड़ी के जाल में फंसा के रखता है। और ये फोटो देख रहे होंगे आप, ये पिक्चर देख रहे होंगे, ये जो 3 स्टेट थे, 3 स्टेट में पूरी सोसाइटी को डिवाइड किया गया था। फर्स्ट स्टेट पादरी वर्ग, सेकंड स्टेट कुलीन वर्ग और थर्ड स्टेट बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती, कर्मचारी, वकील आदि। और जैसे ये थर्ड स्टेट है, इसको भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट कैटेगरी ये थी बिजनेसमैन्स और मर्चेंट्स और आर्टिस्ट वगैरह की, जो सर्वेंट्स वगैरह थे। और जो सेकंड कैटेगरी है, सेकंड कैटेगरी में किसान और कारीगर, किसान पीजेंट्स, मतलब पीजेंट्स किसान को बोलते हैं, और आर्टिस्ट कलाकार। थर्ड कैटेगरी में थे छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर, नौकर, जो दास वगैरह होते थे, जिन्हें कुछ भी काम मिल जाओ बस वो करने के लिए खुशी से तैयार होते थे। थर्ड स्टेट में कुछ लोग अमीर हैं और कुछ लोग गरीब हैं। और जो पूरा टैक्स भरना होता था दोस्तों, वो इस थर्ड कैटेगरी के लोगों को ही भरना होता था। और जो ये दोनों फर्स्ट कैटेगरी हैं, क्लर्जी और नोबेलिटी, ये दोनों टैक्स फ्री थी। ये अपनी कैसी भी लाइफ जिए, लग्जरी लाइफ जिए, कुछ भी खर्च करे, कुछ भी अर्न करे, उनको पूछने वाला कोई नहीं होता था। लेकिन पूरी सोसाइटी का, पूरी इकोनॉमी का, पूरे फ्रांस का जिम्मा सिर्फ इस थर्ड कैटेगरी पे था, 30 स्टेट पर था, जो तीनों पार्ट्स में डिवाइड है। अच्छा दोस्तों, अब हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करेंगे हम धीरे धीरे करके, अपना पूरा चैप्टर कर लेंगे इसको 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करके। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू एवरीवन। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे और अगर आप उससे कुछ भी सीख रहे हैं, थोड़ा सा भी सीख रहे हैं, तो मुझे कमेंट करके बताएं। मैं अपनी सीरीज़ में इसको कंटिन्यू रखूँगी और इसको आगे भी आपको ज्ञान देती रहूँगी और खुद भी कुछ सीखती रहूँगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना और आपका दोनों का सीखने और सिखाने का ये सिलसिला जारी रख सकूं। थैंक यू।